हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। ई इनवॉइस सबको बनाना है जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आज की वीडियो में मैं वो एक्सेप्शंस ही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस किस को ई इनवॉइसिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस की है पिछले किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में। और इसकी जो एग्जेम्पशंस हैं उसको हम लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा तो है जो है कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक, यानी कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेक्टर को एग्जेम्पशन दे दी गई है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर की जितनी भी कंपनी है उनको ई इनवॉइस नहीं बनाना। ये वाला जो पोर्शन है मैं सबसे बाद में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों पे एप्लीकेबल होगा, एक छोटी सी लिस्ट है इसके लिए। देन दूसरे वो आते हैं जो ट्रांजेक्शन लेवल या डॉक्यूमेंट लेवल पे हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है क्योंकि जब ट्रांजैक्शन चेंज होगी तो डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शन लेवल या डॉक्यूमेंट लेवल पे कुछ एग्जेम्पशंस जो दी गई हैं उनकी मैं आपसे बात करूँगी। तो किसका नहीं बनाना, इसके लिए पहले ये समझते हैं कि हमें बनाना किसका होता है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस हमें बनाना है B2B इनवॉइस का, क्रेडिट नोट का और डेबिट नोट का। क्यों? डेबिट नोट क्या होता है? इट्स सप्लीमेंट्री इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस की ही जब अमाउंट बढ़ जाती है, बट इनवॉइस हम पहले कम अमाउंट पे इशू कर चुके हैं बट बाद में पता चलता है अच्छा नहीं इसकी अमाउंट ज़्यादा थी, तो हम क्या इशू करते हैं? डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है? इट्स जस्ट ए नेगेटिव ऑफ इनवॉइस, यानी कि जब हमें पहले इनवॉइस इशू करने के बाद पता चलता है कि अच्छा नहीं इसकी अमाउंट कम थी तो हम क्या इशू कर देते हैं? क्रेडिट नोट। तो यानी कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इनवॉइस तीनों का ही हमें ई इनवॉइस बनाना है। तो किसका नहीं बनाना, अब इस पर आते हैं एक बार। सबसे पहले हमें B2C इनवॉइसेस का ई इनवॉइस नहीं बनाना है, यानी कि जो हम लोग बिजनेस टू कस्टमर सेल करते हैं। अब बिजनेस टू कस्टमर सेल और B2B सेल में क्या डिफरेंस होता है? जब मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन जो GST में रजिस्टर्ड है वो दूसरे GST रजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल कर रहा है तो वो एक्चुअली क्या है? B2B सप्लाई, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन जब एक GST रजिस्टर्ड पर्सन किसी कंज्यूमर को यानी कि उस इंसान को सप्लाई करता है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? B2C सप्लाई। तो और इसके पीछे का अगर मैं लॉजिक समझ लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और भी याद रखना, ई इनवॉइसिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो लोग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं उनसे एक्चुअली बचना। तो यहाँ पे B2C के अंदर एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्योंकि अलाउड नहीं होता कस्टमर को, जब तक आपका GST रजिस्ट्रेशन नहीं है ITC आपको अलाउड ही नहीं होता। तो उस केस में उनको क्रेडिट का इतना टेंशन नहीं है कि ठीक है जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो B2C के केस में उन्होंने बोला ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि B2C ट्रांजेक्शन्स अक्सर छोटे लेवल की हो सकती हैं। तो कोई अगर रिटेलर है और वो कुछ 50-50 रुपये की चीज़ सेल कर रहा है, 200-200 रुपये की चीज़ सेल कर रहा है, हज़ारों लोगों को कर रहा है, तो उसकी इतनी इनवॉइसिंग करेगा तो इतना तो बहुत ज़्यादा बल्क हो जाएगा काम और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कुछ हाथ में आएगा नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनता उस केस में उसको करवाने का। तो इसलिए B2C ट्रांजैक्शन का ई इनवॉइसिंग हमें नहीं करनी। फिर किसकी करनी है? फिर हमें ई इनवॉइसिंग करनी है एक्सपोर्ट वाले जो इनवॉइसेस हैं उनकी भी, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अच्छा एक्सपोर्ट के केस में भी तो ITC का कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। क्योंकि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे एक्चुअली क्या होता है? हमें रिफंड मिलता है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेवेन्यू कंसर्नड है, तो वहाँ पे भी आपको ई इनवॉइसिंग करनी है, सिर्फ B2C के केस में नहीं करनी। अच्छा, इनवॉइस मुझे सिर्फ इनवॉइस का बनाना है। इसका मतलब क्या है? जिन ट्रांजेक्शन्स में हम लोगों को इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती या इनवॉइस इशू नहीं करना होता, उन केसेस में हमें ई इनवॉइसिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि ऐसा कभी होता है कि हमें इनवॉइस इशू ना करना हो सेल करते वक्त? होता है। कब होता है? जब हम कोई एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो जब हम एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, ना कि टैक्स इनवॉइस। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ जिसमें मैं एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों को इकट्ठे सेल कर रही हूँ तो याद रखिए उस केस में हम इनवॉइस इशू करेंगे और उस केस में मुझे उसका ई इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने आपसे ये कहा कि हमने जितने भी इनवॉइसेस इशू किए हैं उन सबका मुझे क्या करना है? ई इनवॉइस बनाना है, एक्सेप्ट B2C इनवॉइस। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है। अच्छा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जितना अब तक GST पढ़ा है, एक कंपनी को इनवॉइस, एक कंपनी एक बिजनेस एंटिटी की बात कर लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कोई भी हो, उसको इनवॉइस किस किस चीज़ का बनाना पड़ता है? सेल का, जितने भी सेल करते हैं उसकी इनवॉइस बनाते हैं। और किस चीज़ का इनवॉइस रेज करते हैं हम? परचेज का, जहाँ पे परचेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो। तो
तो हमेशा ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ सेल्स का ही नहीं बनाते इन्वॉइस, सेल्फ इन्वॉइसिंग के प्रोविज़न है जीएसटी में, जो ये कहते हैं कि जब आप कोई ऐसी चीज़ परचेज कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर कवर होती है, यानी कि जिस पे टैक्स देने की लायबिलिटी किसकी होती है, बायर की, तो उस केस में भी इन्वॉइस किसको इशू करना पड़ेगा, बायर को करना पड़ेगा, क्योंकि सेलर तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो इन्वॉइस इशू कर नहीं सकता, लेकिन टैक्सेबिलिटी उस आइटम की है, इन दी हैंड्स ऑफ बायर है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ सेलर। तो उस केस में भी किसको इन्वॉइस बनाना पड़ता है, बायर को। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मुझे इसकी इन्वॉइसिंग करनी है, तो आंसर इज नो। तो आपने जो रिवर्स चार्ज के केस में इन्वॉइसेस बनाए हैं उस केस में आपको ई इन्वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो इन्वॉइसेस आईएसडी ने इशू किए होते हैं, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एक कंसेप्ट होती है जीएसटी में, जब हमारी परचेज एक जगह इकट्ठे होते हैं किसी हेड ऑफिस में, लेकिन उसके यूसेज अलग अलग ब्रांचेज में होते हैं विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो लोकेटेड हैं, तो अधिकार होता है उनको कि वो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेके अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने सारे के सारी ब्रांचेस के अंदर। तो उसके लिए भी वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, तो उसका भी जो ई इन्वॉइसिंग है उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो एग्जाम्पशंस थी जो थी ई इन्वॉइसिंग की ट्रांजैक्शन लेवल पे एंड डॉक्यूमेंट लेवल पे। अब मैं आपको बताऊंगी वो एग्जाम्पशंस जो हमारी हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। तो देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे कौन कौन सी एग्जाम्पशन है। सबसे पहले इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एन एनबीएफसी, तो यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जितने भी लोग फाइनेंस का काम कर रहे हैं, उन सबको ई इन्वॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कि जो लोग गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। जनरली जीटीए की जो सर्विसेज हैं वो किस में कवर हो जाती हैं, रिवर्स चार्ज के अंदर, तो इसलिए उनकी ई इन्वॉइसिंग इन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी नहीं की है। लेकिन मैं एक लॉजिक बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जीटीए बड़ा नहीं हो सकता, जीटीए बहुत बड़ा हो सकता है, 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाला भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो रिवर्स चार्ज में भी अपनी टैक्सेबिलिटी नहीं करा रहे हो, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन तब भी उनको ई इन्वॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, a registered person supplying the passenger transportation services, अगेन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो सेंस नहीं बनता ई इन्वॉइस करने का उसको। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज वाया एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, यानी कि जब सिनेमा हॉल में जो मूवी देखने जाते हैं, अगेन वेरी हाई वॉल्यूम, 250 रुपये की टिकट होती है या कभी उससे भी कम होती है, और इतने सारे वॉल्यूम में तो कितने ही इन्वॉइसेज आप इशू करते रहोगे, एंड अगेन हाथ में कुछ वॉल्यूम आएगा नहीं आपके। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड एससीजेड यूनिट, याद रखो एससीजेड यूनिट ना कि डेवलपर, तो डेवलपर हैं आपको तब भी करना है, और एससीजेड यूनिट है तो फिर आपको नहीं करना है। और ध्यान रखना डेवलपर जैसे डीएलएफ, तो गुड़गांव के अंदर जो एससीजेड है वो डेवलप किसने किया, डीएलएफ ने किया, लेकिन उसके अंदर जो यूनिट है वो कौन सी है, बहुत सारी हो सकती हैं उस पूरे एरिया में, जिसने अपनी यूनिट डेवलप कर रखी है कोई भी हो सकती है, तो यानी कि डीएलएफ है तो उसको अपनी इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन जो बाकी यूनिट्स हैं एससीजेड एरिया के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, उनको इन्वॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्जेम्पशंस थी हमारी ई इन्वॉइसिंग से। ये अदर देन टर्नओवर एग्जाम्पशन थी, यानी कि टर्नओवर के अलावा जो एग्जाम्पशन है वो सारी की सारी इसके अंदर कवर्ड थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको ट्रांजैक्शन लेवल पे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब ई इन्वॉइसिंग स्टार्ट करते हैं सब तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं इस बात के लिए कि इसका करना है कि नहीं करना, उसका करना है कि नहीं करना। तो आई होप अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देखोगे तो आपको कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट सारे इंस्टेंसेस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।